नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आनंद सागर लर्निंग क्लासेस पे। मैं हूं रुपेश जैन और आज जो हमारी क्लास है वो दो टॉपिक पर होने वाली है। जो पहला टॉपिक है वो है ब्लड कॉर्पस्कल्स मतलब कि रक्त कणिकाएं, और जो दूसरा टॉपिक है वो है ब्लड क्लोटिंग मतलब कि रक्त का थक्का कैसे जमता है। तो आज की क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए इससे पहले कि क्लास को स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं मतलब कि जो रक्त कणिकाएं होती है उसमें क्या क्या आता है। आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स आता है मतलब कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, निम्बाणु आते हैं। तो आरबीसी मतलब कि रेड बोन कॉर्पस्कल्स, इससे स्टार्ट करते हैं लाल रक्त कणिकाओं से। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसका जो दूसरा नाम होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, यदि मनुष्य की बात की जाए तो स्तनधारियों में बात की जाए तो आरबीसी का जो आकार होता है वो द्विअवतलीय व गोलाकार होता है मतलब कि बाइकॉन्केव एंड सर्कुलर होता है। लेकिन वहीं दो जंतु हैं, एक ऊंट है और एक लामा है। इन दोनों में यदि आरबीसी का जो शेप देखा जाए तो वो बाइकॉन्केव और ओवल शेप होते हैं मतलब कि अंडाकार शेप के होते हैं। क्लियर है। अब देखिए कि आरबीसी की साइज कितनी होती है। ठीक है, तो साइज जो आरबीसी की होती है वो ह्यूमन में 7.5 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, 7.5 माइक्रोमीटर होती है ह्यूमन में। यदि लार्जेस्ट आरबीसी पूछा जाए मतलब सबसे लंबी आरबीसी किस में होती है तो एम्फीबिया में होती है, हाईएस्ट 80 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, एम्फीबिया में कितनी होती है तो 80 माइक्रोमीटर होती है। क्लियर है। स्मॉलेस्ट यदि आरबीसी बात की जाए तो सबसे छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी मृग में पाई जाती है। ओके, आरबीसी का जीवन काल देख लेते हैं, ह्यूमन में देख लेते हैं। आरबीसी जो होती है, आरबीसी 120 डेज इसका जीवन काल होता है, और जो कुत्ते होते हैं मतलब जो डॉग होते हैं उनमें 124 दिन होती है। ठीक है, तो मनुष्य में आरबीसी क्या होता है 120 डे के बाद मर जाता है। क्लियर है। अब इस मरे हुए आरबीसी को आप सोच रहे होंगे कि ये बॉडी में कहाँ रहते हैं, तो ये जो मरी हुई आरबीसी है इसको दफनाने का काम कौन करता है तो स्प्लीन करता है। स्प्लीन को अपन प्लीहा कहते हैं। क्लियर है, स्प्लीन को हम प्लीहा कहते हैं। ये क्या होता है कि मरे हुए आरबीसी को दफनाता है, और इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा जब आरबीसी बनने लगता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा आरबीसी बनने लगती है, तब इस कंडीशन में ब्लड को स्टोर करने का काम या फिर आरबीसी को स्टोर करने का काम कौन करता है तो स्प्लीन करता है। तो यही कारण है कि स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। जब शरीर में बहुत ज़्यादा आरबीसी बनती है तो उसे स्टोर करने का काम प्लीहा करता है, और प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। याद रखिए, जब कभी भी एक्सीडेंट होती है, बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगती है, शरीर में ब्लड की कमी होने लगती है, तो उस कंडीशन में हमें ब्लड कौन देता है तो उस कंडीशन में हम स्प्लीन से ब्लड लेते हैं। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो स्प्लीन से ब्लड लेता है। क्लियर है। चलिए, अब प्लाज्मोडियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम कहाँ पाया जाता है तो प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छर के लार में पाया जाता है। क्लियर है, मच्छर के लार में पाया जाता है। और जब मच्छर हमारी बॉडी में, स्किन में कहीं भी काटता है तो ब्लड के थ्रू हमारे लीवर में आ जाता है। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है हमारे लीवर में आ जाता है। और प्लाज्मोडियम क्या करता है तो वो क्या करता है, बॉडी के आरबीसी को मारने का काम करता है। ठीक है, बॉडी के आरबीसी को मारने का काम करता है। तो लगातार जो प्लाज्मोडियम है वो हमारे बॉडी में आरबीसी को मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है। और जो स्प्लीन है उस आरबीसी को दफनाने का काम करते रहता है। लगातार वो स्प्लीन को दफनाता है। स्प्लीन जो है लगातार आरबीसी को दफनाता है। बार बार दफनाने के कारण, आरबीसी को दफनाने के कारण स्प्लीन को क्या है ना बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। इस समय क्या करना पड़ता है, स्प्लीन को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया के दौरान सर्वाधिक प्रभावी अंग कौन सा होता है तो सर्वाधिक प्रभावी अंग स्प्लीन होता है। और मलेरिया के दौरान किसका आकार बढ़ जाता है तो स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है। या फिर स्प्लीन का आकार मलेरिया के दौरान कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस समय जो स्प्लीन का आकार है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है वो बार बार हमारे आरबीसी को मारता है, और उस आरबीसी को जो दफनाने का काम है वो कौन करता है तो स्प्लीन करता है।
आगे बढ़ते हैं। आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट क्या होता है? देखो, पर एमएम क्यूब में आरबीसी की संख्या को ही आरबीसी काउंट कहा जाता है। पर एमएम क्यूब मतलब मिलीमीटर क्यूब में आरबीसी की संख्या को ही क्या कहा जाता है? आरबीसी काउंट कहा जाता है। अब आरबीसी काउंट जो मेल है और फीमेल है दोनों में ही अलग अलग होता है। यदि मेल की बात की जाए तो मेल में 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब आरबीसी होता है, या फिर 55 लाख एमएम क्यूब, और फीमेल में कितना होता है? 4.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। ये क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछते ही हैं, डेफिनेटली आते हैं। याद रख लेना कि मेल में जो आरबीसी काउंट है 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब और फीमेल में 4.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होता है। बात करें मैच्योर आरबीसी में, तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता है, मतलब जो केंद्रक है वो अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है। आरबीसी में माइक्रोकॉन्ड्रिया भी अनुपस्थित होता है। क्लियर है? जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें केंद्रक भी नहीं होता और माइक्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। बात करें मेंढक की, तो मेंढक के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, मेंढक के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। आरबीसी के अंदर एक लाल रंग का पिगमेंट पाया जाता है जो कि, या फिर वर्णक पाया जाता है। पिगमेंट मतलब वर्णक। आरबीसी के अंदर एक लाल रंग का पिगमेंट पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। आरबीसी में 26.5 करोड़ 26 करोड़ 50 लाख हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलो चर्चा करते हैं। हीमोग्लोबिन वर्ड है तो हीमोग्लोबिन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? इसे हम क्या है ना, श्वसन वर्णक भी कहते हैं। पूछता है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए हम इसे श्वसन वर्णक कहते हैं। भाई पिगमेंट है तो पिगमेंट मतलब वर्णक और श्वसन से रिलेटेड है, इसलिए इसे हम ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए हम श्वसन पिगमेंट या फिर श्वसन वर्णक कहते हैं। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के 4 अणुओं के परिवहन के लिए एक हीमोग्लोबिन जिम्मेदार होता है। अब देखो हीमोग्लोबिन कैसे बना है, तो आप इसे डिवाइड करके देखिए। हीम धन ग्लोबिन। अब आपको मालूम है कि ये जो ग्लोबिन है, ग्लोबुलिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये जो ग्लोबुलिन नामक जब प्रोटीन हीम नामक पदार्थ से मिलता है, तो ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन हीम नामक पदार्थ से मिलकर क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन बनाता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन क्या होगा? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होगा। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इसे याद रख लेना। एक चीज़ और याद रख लेना कि जो एनिडिया ग्रुप है, एनिडिया ग्रुप जैसे कि एग्जांपल देख लो केचुआ में क्या होता है ना कि आरबीसी होता ही नहीं है, अनुपस्थित होता है आरबीसी। तो इनमें ब्लड का प्रवाह कैसे होगा? तो क्या होता है ना, इसमें हीमोग्लोबिन कहाँ से आएगा? तो इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। भाई जब आरबीसी उसमें अनुपस्थित है तो हीमोग्लोबिन कैसे अवस्था में होगा? उसमें घुलित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो केचुए से रिलेटेड या एनिडिया ग्रुप से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं मेथमोग्लोबिन की। तो देखो हीमोग्लोबिन, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड टॉपिक के अंदर ही हम एक दो चीज़ें और पढ़ेंगे, जैसे कि मेथमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो मेथमोग्लोबिन है उसके बारे में देख लो कि जो हीमोग्लोबिन है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके एक स्थायी यौगिक का निर्माण करता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? मेथमोग्लोबिन कहते हैं। मतलब कि हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनाता है? मेथमोग्लोबिन बनाता है। और ये क्या है? तो एक प्रकार का स्थायी यौगिक होता है। क्लियर है? हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तब अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, जिसे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? एक अस्थायी यौगिक होता है। क्लियर है यहाँ तक? बात करते हैं श्वेत रक्त कणिका मतलब कि वाइट बोन कॉर्पस्कल्स की। ठीक है, अब देखो श्वेत रक्त कणिका नाम है, मतलब यहीं से समझ जाओ कि ये क्या होगा? रंगहीन होगा। इसका कोई रंग नहीं है, ये रंगहीन होता है। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम होता है
वो ल्यूकोसाइट होता है। ठीक है, जैसे कि आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो इरिथ्रोसाइट है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम है वो ल्यूकोसाइट है। इसमें लेकिन क्या होता है कि केंद्रक उपस्थित होता है। जो मैच्योर आरबीसी है उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है उसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है। यदि इसका डायमीटर पूछ दे तो कितना होता है, 0.007 मिलीमीटर होता है। डब्ल्यूबीसी जो है उसे क्या है, हम वीर सिपाही कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ये एज ए एंटीबॉडी काम करता है। अब देख लेते हैं टीएलसी क्या होता है, मतलब कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है। इसे भी हम क्या करते हैं, पर mm³ में ही मेजर करते हैं। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है ह्यूमन में, तो 6000 से 8000 पर mm³ होता है। क्लियर है। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स देख लेते हैं, मतलब ल्यूकोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। अब इसे भी समझ लेते हैं। जो न्यूट्रोफिल होता है, सबसे पहला होता है न्यूट्रोफिल होता है। न्यूट्रोफिल क्या होता है ना, मैक्सिमम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है इन पांचों में, सबसे ज़्यादा कौन सा ल्यूकोसाइट पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल पाया जाता है। ठीक है। और सबसे कम कौन सा पाया जाता है बोलेगा तो बेसोफिल पाया जाता है। सबसे कम यदि कोई पाया जाता है तो बेसोफिल पाया जाता है। ठीक है। इज़नोफिल क्या होता है, ये एलर्जी के दौरान उत्पन्न होता है। एलर्जी के दौरान इज़नोफिल उत्पन्न होता है। चौथा है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होता है वो सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट है। और सबसे बड़ा मतलब कि लार्जेस्ट जो यदि कोई ल्यूकोसाइट है वो होता है मोनोसाइट होता है। क्लियर है। न्यूट्रोफिल मैक्सिमम पाया जाता है, इज़नोफिल एलर्जी के दौरान उत्पन्न होता है, बेसोफिल मिनिमम सबसे कम पाया जाता है, लिम्फोसाइट सबसे छोटा होता है और मोनोसाइट सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है। क्लियर है। चलो अब सीक्वेंस में बात करते हैं, तो न्यूट्रोफिल की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रोफिल क्या होता है कि बॉडी में मतलब कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी होता है न्यूट्रोफिल। क्लियर है। अब देखो इसे हम क्या कहते हैं ना, फैगोसाइट भी कहते हैं। फैगोसाइट मतलब होता है भक्षाणु। इसका काम क्या होता है, ये बैक्टीरिया का भक्षण करता है। ठीक है, बैक्टीरिया का भक्षण करता है। इसे हम फैगोसाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक विशेष संरचना बना के बैक्टीरिया का भक्षण करता है। देखो मैं इसे डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो है वो क्या है, फैगोसाइट है, और ये जो है वो क्या है, बैक्टीरिया है। क्लियर है। तो देखो जब फैगोसाइट के सामने बैक्टीरिया है, ये तो हो गया आपको फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार की ऐसी संरचना बना लेता है, तो बैक्टीरिया क्या होता है उसके अंदर आ जाता है और उसके बाद वो उसका भक्षण करता है। इस प्रकार से उसे मार देता है, किल कर देता है उसे। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फैगोसाइट कहते हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है, मनुष्य जो हैं हम हाथों से खाते हैं, इसलिए हम भक्षण नहीं, हम जो मनुष्य हैं हम अंतः भक्षण करते हैं। याद रखना, जो फैगोसाइट है वो भक्षण करता है, लेकिन जो मनुष्य है वो अंतः भक्षण करते हैं। क्लियर है। चलो अब देखो इसे क्या है, ब्लड का माइक्रो पुलिसमैन कहा जाता है। इसे ब्लड का माइक्रो पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है। फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के न्यूट्रोफिल में बार बॉडी पाई जाती है। अब इसे भी मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। देखो ये फीमेल का क्या हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया। ठीक है। तो फीमेल के न्यूट्रोफिल में कुछ इस प्रकार से ये बार बॉडी पाई जाती है। ठीक है। लेकिन जो मेल का जो न्यूट्रोफिल होता है, ये आपका मेल का न्यूट्रोफिल हो गया, उसमें क्या होता है ना, ये बार बॉडी एब्सेंट होती है। उसमें क्या होता है ना, बार बॉडी होती ही नहीं है। तो ये जो बार बॉडी है, इसी के कारण हम पहचान जाते हैं कि ये फीमेल है कि मेल है। ठीक है। तो इसीलिए याद रखना कि न्यूट्रोफिल के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, मतलब कि लिंग का निर्धारण किया जाता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। तो जो न्यूट्रोफिल है उसका उपयोग लिंग निर्धारण में किया जाता है। ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब देखो मोनोसाइट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट। ठीक है। इसकी आकृति कैसे होती है, तो सेम के बीज जैसी होती है।
अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि जो किडनी की आकृति है वो भी सेम के बीज की तरह होती है। किडनी जो होता है उसकी भी आकृति सेम के बीज की तरह होती है। फैगोसाइट की तरह ये भी होता है, जो मोनोसाइट है वो भी फैगोसाइट की तरह होता है, और इसे मैक्रोपुलिसमैन कहा जाता है। याद रखना, मैंने न्यूट्रोफिल को माइक्रोपुलिसमैन कहा था, न्यूट्रोफिल को मैंने माइक्रोपुलिसमैन कहा था, और ये जो है मोनोसाइट जो है ये मैक्रोपुलिसमैन है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूज मत होना। न्यूट्रोफिल को माइक्रोपुलिसमैन कहते हैं और मोनोसाइट को मैक्रोपुलिसमैन कहते हैं। ठीक है, इसे रक्त की सफाई कोशिका भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि रक्त की सफाई कोशिका किसे कहा जाता है, तो मोनोसाइट को कहा जाता है, क्योंकि ये फैगोसाइट की तरह कार्य करता है, बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, बात करते हैं लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट होता है और एक बी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे हम टी लिम्फोसाइट पर। सभी प्रकार के जो रक्त कणिकाओं का निर्माण है वह परिपक्वन मतलब मैच्योरिटी, भाई कोई भी रक्त कणिका है उसका निर्माण और मैच्योर होना वो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, मतलब कि अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। निर्माण और परिपक्वन दोनों ही, निर्माण भी होगा और मैच्योर भी होगा। वैसे ही टी लिम्फोसाइट जो है उसका भी निर्माण तो बोन मैरो में ही होगा, परंतु वो मैच्योर किस में होता है, तो थाइमस ग्रंथि में होता है। याद रखना, थोड़ा सा अंतर है, टी लिम्फोसाइट जो है उसका निर्माण तो बोन मैरो में ही होता है, लेकिन परिपक्वन कहाँ होता है, मैच्योर कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कौन से WBC का जो परिपक्वन है वो थाइमस ग्रंथि में होता है, ये पूछ देता है। ठीक है, या कूट में पूछ सकता है, तो याद रखना वो घुमा के जरूर देगा, आपको परिपक्वन अलग दे देगा, निर्माण अलग दे देगा। तो निर्माण याद रखना कहाँ होगा, निर्माण वहीं होगा, निर्माण जो है वो आपके बोन मैरो में ही होगा, लेकिन जो परिपक्वन है, मैच्योरिटी है, वो थाइमस ग्रंथि में होता है। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि यह रक्त में उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है, मतलब कि ग्लोबुलिन। भाई प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, एंटीबॉडी के जैसे जो कार्य करता है वो ग्लोबुलिन होता है, तो ये ग्लोबुलिन की तरह कार्य करता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट हमारे प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यूनो सिस्टम से संबंधित होता है। ठीक है, हमारे इम्यूनो सिस्टम से कौन सा WBC संबंधित है, तो टी लिम्फोसाइट। उम्र बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्रंथि का जो आकार है वो छोटा होता जाता है। देखो मैंने क्या बताया है कि मैंने ये बताया है कि जो टी लिम्फोसाइट है उसका जो निर्माण है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन जो परिपक्वन होता है वो कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन की एज बढ़ती जाती है, वो बुजुर्ग होता जाता है, तो उसमें क्या होता है, थाइमस ग्रंथि का आकार उम्र के साथ साथ छोटा होता जाता है। और यही वजह है कि बुजुर्गों में जो इम्यूनो सिस्टम है वो कम हो जाती है, प्रतिरक्षा। ठीक है, उनकी जो इम्यूनो सिस्टम है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र की जो प्रक्रिया है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। क्लियर है, याद रखना कि एड्स के दौरान टी लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, एड्स के दौरान टी लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है। अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यहां से। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि एड्स के दौरान टी लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है। जो हमारा इम्यूनो सिस्टम है, मतलब जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या करता है, HIV वायरस को पहचान नहीं पाता है। ठीक है, हमारा जो इम्यूनो सिस्टम है वो HIV वायरस की पहचान नहीं कर पाता है, जिससे कि HIV वायरस अपनी जो संख्या है वो 5 से 10 साल में लगातार बढ़ाता जाता है, और एक समय ऐसा जाता है 5 से 10 साल के बाद कि वो हमारे टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है, जिससे कि व्यक्ति की बॉडी में एंटीबॉडी ही नहीं बन पाता है। भाई 5-10 साल तक HIV वायरस हमारी बॉडी में है, उसकी पहचान जो है वो टी लिम्फोसाइट कर ही नहीं पाया, तो इतना ज़्यादा वो बढ़ गया है वायरस
कि वो टी लिम्फोसाइट पर अटैक कर देता है और हमारी बॉडी में क्या होता है ना, एंटीबॉडी बन ही नहीं पाती है, एंटीबॉडी नहीं बन पाती है, जिससे कि ये छोटे छोटे जो वायरस हैं, ठीक है, ये इतने हावी हो जाते हैं कि सर्दी खांसी को भी हमारा जो शरीर है वो नहीं मार पाता है, क्योंकि भाई वो तो बैक्टीरिया से हमारा पूरा शरीर बढ़ गया है, पूरा शरीर जो है वो बैक्टीरिया से भर गया, एंटीबॉडी ही नहीं बन रही है किसी चीज़ की, तो एंटीबॉडी नहीं बनी तो अब सर्दी खांसी भी होगी, तो उस समय क्या है, एंटीबॉडी नहीं बनेगी उसकी, और इस समय क्या होता है ना, शरीर जो है पूरा बैक्टीरिया का घर बन जाता है, और बैक्टीरिया का घर बन जाने के कारण, पूरा शरीर बैक्टीरिया से भर जाने के कारण उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, और यही कारण है कि HIV वायरस से व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो याद रखना कि एड्स के दौरान टी लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाने से HIV वायरस के कारण या एड्स के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। चलो प्लेटलेट्स की बात करते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते ही हैं भाई, इरिथ्रोसाइट किसका दूसरा नाम है, तो RBC का नाम है, ठीक है। वैसे ही WBC का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ल्यूकोसाइट है। वैसे ही प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है वो थ्रोम्बोसाइट है। सबसे छोटी ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है, सबसे छोटी ब्लड कॉर्पस्कल्स मतलब कि सबसे छोटी रक्त कणिका होती है, सिर्फ स्तनधारियों में पाया जाता है। याद रखना ये सिर्फ स्तनधारियों में पाया जाता है। थ्रोम्बोसाइट काउंट क्या होता है, तो थ्रोम्बोसाइट काउंट जो होता है ह्यूमन में 1.5 से लेकर 4.5 मिलियन पर mm³ होता है, ठीक है। 1.5 से 4.5 लाख पर mm³ होता है। इसका जीवन काल कितना दिन का होता है, तो मात्र 2 से 3 या 4 दिन का ही जीवन काल होता है, उसके बाद ये प्लेटलेट्स समाप्त हो जाते हैं। प्लेटलेट्स के कार्य क्या हैं, तो प्लेटलेट्स का कार्य है, सबसे पहली बात तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। ये भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। ब्लड रक्त वाहिकाओं मतलब ब्लड वेजल्स रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करता है। मैंने आपको प्लेटलेट्स को डायग्राम के साथ बताया था, कैसे बताया था भाई, देखो मैंने आपको ये, हालांकि पिछली क्लास में आपको ये बताया था, जैसे ये आपका रक्तवाहिका है, ठीक है, ये आपकी रक्तवाहिका है, ये आपका ब्लड का प्रवाह हो रहा है। लेकिन अब क्या होता है, मान लो कि ये आपका यहाँ पर आपको ये यहाँ पर चोट लग जाती है, क्लियर है, यहाँ पर आपको ये चोट लग गई, तो इतनी जगह क्या हो गई, कट गई, फट गई चोट लगने से। तो अब ये जो आपका जो ब्लड वेसल्स है, अब जो आपका ये जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ से जो रक्त है इस प्रकार से बाहर निकलेगा, रक्त बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या बना लेते हैं, थक्का जमा लेते हैं, जिससे कि ये जगह थक्का जम जाने के कारण अब यहाँ से ब्लड बाहर नहीं निकलता है। तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है ये। याद रखना कि डेंगू के समय प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। पूछेगा कि डेंगू के समय किसकी संख्या कम होती है, RBC की, WBC की, प्लेटलेट्स की, तो वहाँ पर आपको लगाना है प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। चलो हमारा ब्लड कॉर्पस्कल्स है वो तो समाप्त हुआ, RBC, WBC और प्लेटलेट्स जितना एग्जाम में पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस देख लेते हैं, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो डन है कि यहाँ से पूछेगा, अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, रक्त का थक्का जमना, ठीक है। रक्त का थक्का जमने कौन काम आता है, अभी हमने बताया प्लेटलेट्स काम आते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको प्लाज्मा प्रोटीन में बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होते हैं। भाई मैंने प्लाज्मा प्रोटीन में आपको 4 प्रोटीन के नाम बताए थे, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 के नाम बताए थे, जिसमें ये बताया था कि जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है किस में काम आते हैं, ब्लड क्लोटिंग में सहायक होते हैं। यदि आपको कुछ लग रहा है कि नया वर्ड है तो आप मेरी पिछली क्लास जाके देख लेना, ठीक है। वैसे भी क्लास बहुत लंबी हो रही है, मैं इसे रिपीट नहीं करूँगा, आप मेरी पिछली क्लास देख लेना। किंतु प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन क्या होते हैं कि निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, और वो तब तक रक्त का थक्का नहीं जमा पाएंगे जब तक कि वो सक्रिय अवस्था में नहीं आते, जब तक वो एक्टिव नहीं हो जाते। भाई ये जो प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजन है वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेट होते हैं, और ये तब तक रक्त का थक्का नहीं जमाएंगे जब तक कि ये सक्रिय नहीं हो जाएंगे, एक्टिव नहीं हो जाएंगे। तो याद रखना कि जब कभी भी स्किन में आपको चोट लगी, त्वचा में आपको कहीं भी चोट लगी,
तो उस जगह से क्या होता है कि ब्लड निकलता है, इस प्रकार से ब्लड निकलता है। तो ब्लड के साथ साथ क्या होते हैं कि प्लेटलेट्स भी इस प्रकार से बाहर निकलते आते हैं। ब्लड के साथ साथ क्या होता है, प्लेटलेट्स भी निकलते आते हैं, प्लेटलेट्स भी निकलते आते हैं। ठीक है, ब्लड के साथ साथ क्या होता है कि प्लेटलेट्स भी निकलते जाते हैं। ठीक है, ब्लड के साथ साथ क्या होता है कि प्लेटलेट्स भी निकलते जाते हैं। जैसे ही प्लेटलेट्स बाहर आता है तो वो वायु के संपर्क में, हवा के संपर्क में आ जाता है, और हवा के संपर्क में आने के कारण जो प्लेटलेट्स है वो हवा के साथ मिलके क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करता है। ठीक है, अब इसका आगे क्या कर रहे हैं, तो जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ, जो प्रोथ्रोम्बिन है अभी ये निष्क्रिय अवस्था में प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, तो वो क्या करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ, और यहाँ पर कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, इन दोनों के साथ वो क्या करता है, सक्रिय अवस्था में आ जाता है और क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम के साथ क्रिया करके सक्रिय अवस्था में आ जाता है, जिसे कि हम थ्रोम्बिन कहते हैं। याद रखना, देखो जो आपके प्लेटलेट्स हैं जब वो हवा के संपर्क में आते हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन साबित करते हैं, प्लेटलेट्स जब हवा के संपर्क में आते हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन साबित करते हैं, और जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम के साथ क्रिया करके क्या आता है, सक्रिय अवस्था में आ जाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, वही चीज़ें मैंने इसे लाइन वाइज सीक्वेंस में लिख दी हैं। इस क्रिया में थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ साथ कैल्शियम का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब देखो इसका आगे का प्रोसेस समझो। मैंने भाई अभी तो अपन ने थ्रोम्बिन की बात की, वो निष्क्रिय अवस्था में होता है, उसे हमने सक्रिय अवस्था में ले आया। अब फाइब्रिनोजन को भी तो आपको सक्रिय अवस्था में लाना है ना। सक्रिय अवस्था मतलब उसको घुलनशील से क्या अघुलनशील बनाना पड़ेगा। तो देखो ये फाइब्रिनोजन क्या होता है, घुलनशील अवस्था में होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के संपर्क में आके वो क्या बन जाता है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बन जाता है, मतलब कि अब ये क्या हो गया, अघुलनशील हो गया, ये सक्रिय अवस्था में आ गया। याद रखना कि जब फाइब्रिन के साथ कोई भी ब्लड कार्पजल्स आता है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो कोई भी जब उसके संपर्क में ब्लड कार्पजल्स आ जाते हैं फाइब्रिन के साथ, ये जो अभी हमारा फाइब्रिन बना है, तो इस फाइब्रिन के साथ जब कोई भी ब्लड कार्पजल्स आ जाता है, तो इस कंडीशन में आपको जहाँ भी चोट लगती है वहाँ वो रक्त का थक्का जमा लेता है। और रक्त का थक्का कैसे जमाता है, कुछ इस प्रकार से वो चोट के बाहर ऐसा कुछ जाली सा बना लेता है, मतलब वो रक्त का थक्का जमा लिया, अब उसके बाहर क्या होगा ना, रक्त नहीं निकलता है। तो दो बातें यहाँ पर याद रखना कि फाइब्रिन व रक्त कणिका, मतलब कि ब्लड कार्पजल्स चोट लगने पर रक्त का थक्का बना लेते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम व विटामिन ए की आवश्यकता होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, विटामिन में भी पढ़ोगे कि जो विटामिन ए है, मैंने आपको विटामिन की क्लास में भी बताया था कि विटामिन ए रक्त का थक्का बनाने का काम आता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि रक्त का थक्का बनाने के लिए किन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की और विटामिन ए की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से सब कुछ, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं, सारे ही वर्ड से, सारे ही लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, एक भी चीज़ मिस मत करना। और यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फ्रेंड आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे।